पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशो कल्चरल और इकोलॉजिकल इश्यूज़ पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात एरो इंडिया 2025 की। जी हाँ, हाल ही में 10 फरवरी 2025 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु के यलहंका में एयरफोर्स स्टेशन पर द रन टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ की थीम पर 2 साला एरो इंडिया के 15वें एडिशन का इनॉग्रेशन किया, जो 14 फरवरी तक अपने पूरे शबाब पर रहा। इसका मकसद मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए भारत के एविएशन, डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को शोकेस करना था। ऐसे में हमारे समझने वाली बात यह है कि आज के डेवलप्ड दुनिया में आज हम एविएशन के मैदान में कहां पर खड़े हैं, और इसी को हम डिटेल में समझेंगे। उसी के लिए हमने इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में 2 खास मेहमानों को। हमारे साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के फॉर्मर CMD मौजूद हैं, डॉक्टर R.K. त्यागी जी। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर D.K. पांडे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। तो शुरुआत करती हूँ मैं, पांडे सर आप ही से शुरुआत करती हूँ। हम ये 15वां एडिशन कर रहे हैं और इसका जो नाम भी दिया है, एक तो वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, द रन टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या हम ये मानकर चलें कि इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, इसी उम्मीद के साथ इस तरह के डिफेंस शोज़ जो हैं, या इस तरह का जो पूरा का पूरा एक हम ये कहें कि मकसद उसके पीछे या ऑब्जेक्टिव जो है, उसको अगर हम आपसे समझें कि क्या है, क्यों इस तरह के शोज़ का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, क्योंकि इस तरह के शोज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है और जिसमें कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचें और इस तरह के इवेंट का हिस्सा बने। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है उसको आवश्यक जो है आउट शोकेसिंग हो उसकी, और पूरी दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है उस पर ध्यान दिया जाए। इस महाकुंभ का उद्देश्य मुख्य तरह एक ही यही था कि हम जो भारत का जो पोटेंशियल है, जो एरोस्पेस एम्बिशंस है, उसको दुनिया के सामने रखना और बताना कि भारत किस प्रकार से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ध्यान रहे कि ये 15वां एडिशन था और 14 एडिशन से पहले हो चुके हैं। ये बहुधा ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है, और केवल कोविड काल में ये इसको 2 दिन का रखा गया था, और उसके बाद से, और पहले हमेशा 5 दिन के लिए होते हैं। पहले 3 दिन जो है बिजनेस डेज कहे जाते हैं, और उसके बाद अंतिम के 2 दिन जो दूसरे विजिटर्स हैं उनके लिए, आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। और पिछले एडिशन में 7 लाख से ऊपर लोग यहाँ आए थे, और लगभग 80 देशों के नुमाइंदे उस इवेंट पे थे। इस साल जो है कहा जा रहा है कि 90 से ऊपर जो है देशों के नुमाइंदे आए थे, और लगभग 930 जो है एग्जिबिटर्स वहाँ पर थे। पिछले साल ये इनकी संख्या 830 के आसपास थी, जहाँ तक मुझे ख्याल है, और इस बार जो है उसकी कवरेज भी काफ़ी बढ़ गई। तो हमारा उद्देश्य था कि जो हमने पिछले दिनों में उन्नति की है एरो डिफेंस सेक्टर में, उसको शोकेसिंग। सेकेंडली, हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उस दिशा में ये कदम कहा जा सकता है। जी जी। और आपसे भी डॉक्टर R.K. त्यागी जी, जो मैं जानना चाहती हूँ वो यही कि क्योंकि आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से भी जुड़े रहे हैं, फॉर्मर CMD आप उनके रहे हैं, तो ऐसे में एरोस्पेस की बात करें, एरोनॉटिक्स की बात करें, ये अपील तो बहुत करता है लोगों को, क्योंकि आसमान में कुछ उड़ता दिखाई देना, और हम जिस तरीके से डिफेंस में दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं, कुछ हद तक तो लोगों को समझ में आता है। लेकिन इस तरह के जो इवेंट्स हैं, इस तरह के जो एडिशंस हैं, वो कैसे लोगों तक अपनी रीच बढ़ाते हैं और कैसे उनका एक वो कनेक्ट जो है वो उसको इस्टेब्लिश कर पाते हैं? देखिए, जब हम एरो इंडिया की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 90 देश, 900 एग्जीबिटर, 26 डिफेंस मिनिस्टर्स और 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स और 8 लाख विजिटर्स और करीब 800 कंपनियां, जिसमें से 111 कंपनियां विदेशी कंपनियां हैं जो आके यहाँ पे कम्युनिकेट करती हैं। इसका मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है
जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर्स लाइक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक पॉलिसी डिस्पेंसेशन देती है, पॉलिसी क्लैरिटी देती है। हमारी डिफेंस फोर्सेस बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं और वो इंडस्ट्री के साथ में इंटरेक्ट करके बताती हैं कि किस किस तरह से उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या नए सिस्टम चाहिए। इंडस्ट्री को एक फ़ायदा ये होता है कि वो शोकेस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, जिससे कि उनको एक ग्लोबल रीच मिलती है, पब्लिसिटी मिलती है। उसके अलावा उन्हें ये समझने में भी मदद मिलती है कि आगे आने वाले टाइम में डिफेंस फोर्सेस का रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो कुल मिला के ये एक संगम है डिफेंस स्पेशलिस्ट्स, डिफेंस फोर्सेस, एकेडेमिया और R&D और इनोवेटर्स का। जैसे कि इसमें 6 सेमिनार हुए। एरो इंडिया से पहले एक 2 दिन का सेमिनार होता है जो कि ASI और DRDO मिल के करते हैं। उस 2 दिन में सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होकर ये डिस्कस करते हैं कि आगे टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसेज होंगे जी। और उसके बेसिस पे कैसे कंट्री की आगे की रणनीति बनेगी। प्लस जैसे इसमें एक डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव होती है जो कि इंडिया को एक एडवांटेज देती है डिफेंस डिप्लोमेसी में। डिफेंस कॉन्क्लेव की बात करें, 81 कंट्रीज़, 162 पार्टिसिपेंट्स, 15 डिफेंस मिनिस्टर, 11 डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, 15 फुल टाइम सेक्रेटरीज़ और 17 एयर चीफ्स अलग अलग कंट्रीज़ के, इन लोगों ने इसमें शिरकत की। जी। तो आप समझ सकती हैं कि जब इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो इंडिया का एक जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि 2047 हम एक समर्थ और विकसित देश हो, डिफेंस इंडस्ट्री उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। बिल्कुल। तो एरो इंडिया उस लिहाज से, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, करीब 250 MOUs और बिजनेस डील्स इसमें साइन हुई। और उससे करीब 80,000 करोड़ का हम समझते हैं कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट और एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। जैसे कि आप जानते हैं अगर डिफेंस में एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, उसके साथ साथ लोगों को भी ये पता लगेगा कि भाई हम लोग डिफेंस में कहाँ जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ोतरी मिलेगी। तो कुल मिला के एरो इंडिया एक ऐसा पाथवे है वेयर दे से दैट इट इज़ ए रनवे टू billion opportunities. And yes, indeed, there will be lot and lot of opportunities which will be coming. ठीक है सर। चलिए हम और जो इसके डायमेंशंस हैं उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आपसे डॉक्टर DK पांडे जी, जो मैं समझना चाहती हूँ, जैसे सर ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो मेकिंग है वो है, अलावा उसके देर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट के तौर पर उसको देख सकते हैं। लेकिन जैसे हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अगर उस स्पेक्ट्रम से हम इसको समझने की कोशिश करें तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस एज अ नेशन। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से हमने सेल्फ रिलायंस की तरफ कदम बढ़ाया है, आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाने का प्रयास किया है और गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। और उसमें जो है स्टार्टअप्स और MSMEs जो हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, सब एक साथ आगे आए हैं। और हमने जो हमारा प्रोडक्शन 2013-14 में 429 करोड़ का था, वो 1.27 लाख 1.27 लाख करोड़ पहुंच गया। और ये अब उद्देश्य है कि हम इसको 3 लाख करोड़ तक पहुंचे 2029 तक। तो जब हमारे ऐसे लक्ष्य हैं तो निश्चित रूप से हमें वो माहौल देना पड़ेगा, वो ऐसा एनवायरनमेंट करना पड़ेगा, इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं या बाकी दूसरे जो इंटरप्राइजेज हैं उनको ऐसा माहौल मिले कि वो आराम से अपना, जैसे कि ईज ऑफ बिजनेस जैसे बातें हम कहते हैं, तो कैसे अपना वो डेवलपमेंट आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको आवश्यक माहौल दिया जाए। सरकार ने इनिशिएटिव लिए, कई नीतियाँ बनाई, उनको फंडिंग की, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी इंटरप्राइज के लिए कि उसको मार्केट चाहिए। मार्केट कहाँ से आएगा? तो ये एरो इंडिया 2025 जो है,
हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं और जितने भी इंटरप्राइजेज हैं उनको मार्केट मुहैया कराने के लिए बहुत ज़बरदस्त मील का प्रस्तर कहा जाएगा, क्योंकि इसमें सभी देशों के लोग आते हैं और एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग सभी लोग आते हैं, और इस 3 बड़े महत्वपूर्ण जो है अवसर मिलते हैं स्टार्टअप्स के लिए। एक तो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं, दूसरा उनके प्रोडक्ट्स की और क्या आगे रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस दिशा में जाए, उसके लिए उनको मौका मिलता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जो कि वहाँ पर मंथन एक सभा होती है जिसमें कि लोग विचार विमर्श करते हैं कि हम किस प्रकार से जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनका लाभ उठा सकते हैं अपने इकोसिस्टम को इंपॉर्टेंट आगे कैसे महत्वपूर्ण बनाने के लिए। देखिए, समय के साथ बहुत तेजी से जो है वो एरोस्पेस मीडियम चेंज हो रहा है, ड्रोन्स आ गए हैं, अनमैन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और अब हम ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार से मैन अनमैन यानी कि मानव रहित और मानव युक्त प्लेटफॉर्म्स को कैसे कंबाइन कर सकते हैं। और HL का मैं नाम यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा कि जो कैट्स प्रोजेक्ट है वो इस दिशा में है, और इस 2025 एरो इंडिया में कैट्स के पूरे मॉडल को संपूर्ण रूप से दिखाया गया। साथ में जो हमारे एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे एमका की बात की जा रही है, एमका की चर्चा बहुत है, और इस जगह पर कई देशों से जो है 34 एयर फोर्सेस के जहाज यहाँ आए और उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। महत्वपूर्ण था कि 6th जनरेशन, जैसा कि अभी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है कि किस प्रकार से वैमानिकी जो है वो तेजी से बढ़ रही है, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हम 6th जनरेशन तक पहुंच गए हैं। भारत अभी 4.5 जनरेशन के ऊपर है, तो हमारे बीच में जो खाई है 4.5 से 6, उसको कैसे उसको पूरा किया जाए, कैसे उसको ब्रिज किया जाए, उसकी तरफ एरो इंडिया एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करता है कि जहां पर आप अपने आने वाले प्लान्स को, रोड मैप को बना सकें, और साथ में देख सकें आपके अंदर क्या, आपके अंदर कमियां हैं, कहां आप जो गैप्स हैं, रिसर्च गैप्स हैं, जो प्रोडक्ट गैप्स हैं, उनको कैसे जो है आप पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ मिलके, और बाहर के जो उसी फील्ड के लोग आते हैं, उस एक ही फील्ड के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो शायद आपस में ज्यादा साझा कर सकते हैं। यह शुभ अवसर होता है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए भी। अब आपसे जो मैं त्यागी जी समझना चाहती हूँ वो ये जिसका जिक्र पांडे सर ने किया भी, कि जो कैट्स है, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि आने वाला जो समय है वो ड्रोन्स का है, अनमैन्ड व्हीकल्स का है, तो उस दिशा में थोड़ा सा और हमारे व्यूवर्स को बताइए कि हाउ प्रोग्रेसिव वी आर और हम कहाँ पर हैं उसको लेकर अभी। देखिए, ये वाला जो एरो इंडिया था, इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि पहली बार किसी भी एयर शो में F-35 और Su-57 द स्टेल्थ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट दोनों एक दूसरे के साथ compete किए, लोगों ने उनको परखा, देखा और समझा। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे एयरक्राफ्ट साहब ने, इनफैक्ट US, रशिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इन सब लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट लेके ये लोग एरो इंडिया में आए। इनका आने का पर्पज़ ये था कि इन एनी केस आगे आने वाला टाइम को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन का है, तो अगर वो आके अपने सिस्टम और टेक्नोलॉजी हमारे देश में ट्रांसफ़र करते हैं, तब उन्हें यहाँ पे सप्लाई चेन चाहिए, लोकल मैन्युफैक्चरर चाहिए। तो ये एक मौका उनको देता है कि वो, जैसे आज की तारीख में हमारी 500 से ज़्यादा कंपनियां जो हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन का एक पार्ट हैं, और ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। तो अब आगे आने वाले समय में जो फॉरेन OEM यहाँ पे आएंगे, अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश करेंगे, उनको एक एश्योरेंस मिलती है कि वो सप्लाई चेन हमारे यहाँ मौजूद है, क्वालिटी मौजूद है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मौजूद है। तो इवन जैसे हम लोगों का तो ये सब चीज़ें जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसका आपने जिक्र किया कि काफ़ी MOUs हुए हैं, तो ये सब उसी का पार्ट रहता है, और ये इन बिटवीन नेशन है, मतलब हमारे लिए ही है, या हम जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ में भी है, और ये सप्लाई चेन जो है जो विद इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, या हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को भी, क्योंकि मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ आपसे। देखिए, ये जो MOUs हैं ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, बिजनेस रिलेटेड हैं, प्रोडक्शन रिलेटेड हैं, हर दिशा में MOUs किए गए हैं। ओके। और उसके अलावा जैसे इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शो होता है IDEX का, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। IDEX एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हमारे बडिंग इनोवेटर्स को। लाइक इस बार के IDEX में लोग नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट लेके आए, करीब 40 प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुए,
1500 करोड़ का बिजनेस उससे इन कंपनियों को मिलता है। एक तो ये। दूसरी चीज़ देखिए, अगर हमें लाइक 2047 वी हैव टू बी ए विकसित भारत, और विकसित भारत का मतलब ये है कि एक मजबूत भारत जिसकी कि अपनी एक डिफेंस सेल्फ रिलायंस हो। तो वो कैसे आएगी? उसके लिए दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि हमारी जो इंडिजिनस कंपनीज हैं उनको ऑर्डर मिले। राइट। आप देखेंगे कि 2025-26 के बजट में हमारा टोटल बजट 6.81 लाख करोड़ का है, जो कि हमारे यूनियन बजट का 13.45% है, जो दिखाता है कि कितना बड़ा हिस्सा हमारे बजट का डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पे खर्च होता है। जी। पिछले साल से कंपेयर करें तो ये करीब 9.53% हायर है कंपेयर टू 24-25। जी। एक तो ये। अब इसमें से 1.81 लाख करोड़ इज ईयर मार्क्ड ओनली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसमें से भी 1,11,000 करोड़ का जो प्रोक्योरमेंट है वो सिर्फ इंडियन इंडस्ट्रीज से होगा, ओके, फ्रॉम द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। और आगे इसमें चूँकि हम ये भी समझते हैं कि PSUs आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो इसका जो 25% पार्ट है 27,000 करोड़, वो ईयर मार्क किया गया है प्रोक्योरमेंट ओनली फ्रॉम द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बूस्ट है इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को। इनफैक्ट अगर मैं पिछले 5 साल पिछले 5 साल की सोचूं, आने वाले 5 साल में हमारी इंडियन इंडस्ट्री को करीब 8 लाख करोड़ के ऑर्डर मिलेंगे, जो कि हमारी डिफेंस फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। जी। अब यह है कि अगर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इनफैक्ट इफ यू आर एबल टू एक्सपोर्ट, that means you have a good technology, that means you have a good quality control, Exactly. and your product is price competitive। 25 26 में हमारा टारगेट 30,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स करने का है। ठीक है। आज की तारीख में हम लोग करीब 70 देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, और हम आज की डेट में 25 जो टॉप डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनमें भी हमारा स्थान है। जी। अब जहाँ तक कॉन्फिडेंस और प्रोग्रेस की सवाल है, पिछले 10 सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 40 टाइम्स बढ़ा है, नॉट 40%, 40 टाइम्स बढ़ा है। और ये एक इंडिकेशन है कि जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम लोग डेवलप कर रहे हैं, दुनिया उन पे भरोसा करती है। हमारी सरकार प्रोएक्टिव है। हमारे एकेडेमिया और इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक DRDO फॉर एग्जांपल, DRDO ने इस एरो इंडिया में 14 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स में अपने 330 प्रोडक्ट डिस्प्ले किए, जी। जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। अब सवाल ये उठता है कि आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा। देखिए, एक चीज़ तो तय है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बोला कि अगले वार पिछले वार्स की तरह नहीं लड़े जाएंगे। Exactly, एक जो कॉन्सेप्ट था कि वो पहले लैंड वारफेयर, एयर वारफेयर, नेवल वारफेयर की हम लोग बात करते थे, अभी हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटेड बैटल टीम्स की। वो बैटल टीम्स जो कि हर तरह से सक्षम होंगी, लाइक थिएटराइजेशन इसी कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है। और अगर आप देखें कि वार कॉम्प्लेक्शन कैसे चेंज हो रहा है, 2019 हाउ दिस UAV अटैक ऑन सऊदी ऑयल, 2020 आर्मेनिया अजरबैजान, उसके बाद में 2022 यूक्रेन, लास्ट ईयर इजराइल एंड हमास। आप देखेंगे तो इन वार्स में UAVs, ड्रोन्स और मिसाइल्स ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ट्रेडिशनली जो हम लोग सोचते थे कि वार्स जो हैं वो, इसीलिए हम एडवांसमेंट और उन सब की टेक्नोलॉजी और सब की बात कर रहे हैं कि इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि हमने कहाँ तक की प्रोग्रेस हासिल की है। तो सर, आपसे जो मैं पांडे सर समझना चाहती हूँ वो ये कि एक तो क्योंकि हम बात जब करते हैं और डिफेंस की, और जब हम एविएशन की, और जब हम मैन्युफैक्चरिंग की और इन सब बातों की बात करते हैं, तो ये मतलब मल्टीपल करोर्स में ये मामला जाता है। तो इतने लाख करोड़ और बहुत बजट है, और इनके मेकिंग में, और वो सब अलग तरह की चीज़ें हैं। वो हमारे व्यूअर को शायद
समझने में उतनी सहूलियत ना हो। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो पूरा का पूरा इवेंट है, इसमें जो अगर हम हाइलाइट्स के तौर पर देखें, मतलब सिर्फ उनको स्टैट्स और उसमें नहीं, क्योंकि उसमें जो अगर हम 8 लाख प्लस का हम फुटफॉल अगर कह रहे हैं तो लोग किस मंशा से वहां पर जाते हैं, उनका क्या नजरिया होता है, क्या वो चाहते हैं एक नेशन के तौर पर कि हमारे पास इतना साजो सामान क्यों होना चाहिए और क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नया आ रहा है। तो हाईलाइट ज़रा मैं चाहती हूँ आपसे कि आपके थ्रू हमारे व्यूवर्स जाने। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन हमारे एक्सपोर्ट्स में बहुत रहा है। अभी हमने देखा कि जो हमारे फिगर हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अगर मैं दर्शकों की सहूलियत बता दूं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं 3 महत्वपूर्ण देश। पहला देश है अमेरिका, जिसको कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा देश है फ्रांस और तीसरा देश है अर्मेनिया। तो जिस प्रकार से हम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे जो है 84 से अधिक कैटेगरी के जो हो आर्म्स एम्युनिशन बाहर जा रहे हैं। ये देखिए, LCA के बारे में जो हमें पता है, ब्रह्मोस के बारे में जो हमें पता है कि फिलीपींस, मलेशिया जैसे देश इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी हमने कुछ हासिल की है। लेकिन ये जैसे कि विज्ञान जो है हर दिन बदलता है, हर दिन जो है एक नई ऊंचाई को छूता है, तो हमें भी इस तेजी को जो है बनाए रखना होगा। अपने जो टेक्निकल डेवलपमेंट है, उनका एडवांसमेंट है, उस पर कोई रोक ना लगे। उसके लिए ज़रूरी है कि इकोसिस्टम में, जिसका कि बार बार जिक्र कर रहा हूँ, कि अगर ये इकोसिस्टम स्ट्रेंथन नहीं हुआ तो हम तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, ध्यान रहे, अभी भी हमारी लड़ाई जो है एरो इंजन बनाने में लगी हुई है। एरो इंडिया 2025 में हमने हमारी जो मेरे हिसाब से, जो मेरे आकलन के हिसाब से जो हाइलाइट्स हैं वो ये रही कि हमने एमका का प्रोटोटाइप दिखाया। एमका के जिसे कहा जाता है कि पहला उड़ान जो है लगभग 2030 के आसपास हो जानी चाहिए और 2035 तक जो है उसका प्रोडक्शन और इंडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो हमारी उम्मीदें हैं, लेकिन उसमें जो इफ एंड बट आता है कि हम कह सकते हैं कि टाइमलाइन हमने घोषित कर दी और शायद वो आगे खिसके, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? एरो इंजन। तो एरो इंजन के लिए जो है सप्लाई, क्योंकि अभी भी हम बाहर के देशों पर निर्भर हैं, तो जब तक ये हमारे यहाँ जो है डिमांड बाहर के देशों में रहेगी तो हम निश्चित रूप से टाइम हमारी डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि उनके फैक्टर्स जो है उनको गवर्न करते हैं सप्लाई के लिए। तो हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि हम तेजी से आगे बढ़ सकें। और जो हमारी आज 30 स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना में और हमारी जो 42 स्क्वाड्रन की रिक्वायरमेंट है वो हम जल्दी से जल्दी कैसे पूरा करें, और समय जो है बहुत तेजी से निकल रहा है। एक चीज़ और भी, क्योंकि जब हम इस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं तो कुछ तो नेशन ऐसे होंगे जो हमें थ्रेट के तौर पर देख रहे होंगे। तो ये सब चैलेंजेस से हम कैसे डील करते हैं, और हमारा जो एक पेस बना हुआ है हम उसी पर आगे बढ़ते रहें, और एक जो विजन है 2047 का उसको हम अचीव करें और एक्सपोर्ट हमारा लगातार बढ़े। तो हाउ वी डील विद दिस? देखिए, सबसे जरूरी चीज़ है कि हम थ्रेट परसेप्शन देखें। थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से पता है कि हमारा नॉर्थर्न एडवर्सरी और वेस्टर्न एडवर्सरी दोनों जो है बहुत तेजी से हाथ मिला के बढ़ रहे हैं। चाइना ने जो है वो J-20, J-35 जैसे जहाजों को उतारा है जो कि 6th जनरेशन है, और कब वो पाकिस्तान को दे देगा हमको पता है कि कभी भी ये वहाँ ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसे माहौल में हमें जरूरी है कि हम अपनी जो हमारी जो मारक क्षमता है उसका पैनापन बनाए रखें, और उसके लिए जरूरी है कि जैसे कि 4.5 जनरेशन के जहाज हमारे हैं, राफेल है या LCA Mark 2 बन रहे जा रहा है, तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगर हम जल्दी से जल्दी कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या 5.5, जिसका कि अभी जिक्र कर रहे थे, F-35 की बात हो रही थी जो कि एरो इंडिया में आया और उससे पर स्टैटिक डिस्प्ले था उसके, हालांकि उसने उड़ान भी भरी, लेकिन जो एयर डिस्प्ले हुआ वो हुआ Su-57F का, जो कि रशियन प्लेटफॉर्म है। ये दोनों जहाज 6th जनरेशन जहाज हैं, और ये बताते हैं कि हमारे जो यहाँ पर जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं और जितने भी लोग इस स्टेक होल्डर्स हैं इस फील्ड में जो कि एरो इंजन डेवलपमेंट में लगे हैं, उनको मौका मिलता है कि देखने का कि किस प्रकार से सिस्टम है। हालांकि उसका इन डेप्थ एनालिसिस तो जब तक इस सिस्टम को आप खुद हैंडल नहीं करेंगे मुश्किल होता है, लेकिन एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि आप क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी टीम से बातचीत करके, और हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ किन को टैप कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि बताता है कि आप सबसे इंटरेक्ट करके और देख सकते हैं क्या हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं क्या। लेकिन हमें ध्यान है, जब तक कि हमारे, जैसा मैंने जिक्र किया, 2035 से पहले जो और आज के बीच में जो 10 साल का समय है, 10-11 साल का समय है, इस बीच में हम अपनी सिक्योरिटी चैलेंजेस को कैसे उसको सामना करेंगे, उसके लिए जरूरी है कि हमें बाहर से जहाज लेने ही होंगे। तो बहुत सारे जो है ये विषम जो है समीकरण होता है, और ये ऑड डिसीजन मेकिंग होती है जो कि हमें बहुत सोच समझ के रखना होगा, क्योंकि हमारे पास जो धन है वो सीमित है और हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम आत्मनिर्भरता का जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो उसको पूरी ताकत से मिले और उसको हम बढ़ाएं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक फील्ड
फील्ड जो कि नेग्लेक्टेड था, अब जो इस बजट में काफ़ी पैसा उस फील्ड में डाला गया है, तो उम्मीद की जाती है कि शायद जो हमारी रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, उस दिशा में थोड़ा सा और ड्राइविंग फोर्स मिलेगा। तो जिस प्रकार से एचएएल और डीआरडीओ ने अपने प्रोडक्ट निकाले हैं, स्पेशली मैं डीआरडीओ का जिक्र करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने डीआरडीओ पवेलियन जो था उसमें जो प्रोडक्ट दिखाए गए वो लोगों को उसने काफी आकर्षित किया। और जो प्राइवेट सेक्टर में मजेदार चीज ये है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर का है। तो प्राइवेट सेक्टर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें प्रोडक्शन हमारा बहुत ज्यादा है, जैसा कि मैंने कहा था 1.27 लाख करोड़ का हमने प्रोडक्शन किया, और अब हमारी उम्मीद है कि हम उसको 3 लाख करोड़ तक पहुंचाएं 2029 तक। तो समय 5 साल का आपको बचा है और अभी समय काफी तय करना होगा। तो ऐसे जो प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है प्राइवेट सेक्टर का वो लगभग 20% है। तो अभी इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को और जो अवसर देने होंगे और उनको वो रिसोर्सेज वेयर विदॉल प्रोवाइड करना होगा। हमें हमारे नियम ऐसे बनाने पड़ेंगे कि ताकि वो अपने जो भी तकनीकी डेवलपमेंट करना चाहें वो स्वच्छंद होकर कर सकें। थोड़ा त्यागी सर से समझते हैं सर, कोई इशू है उसमें, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको थोड़ा सा हमें एनहांस करना चाहिए। एक तो प्राइवेट प्लेयर्स आए कौन, क्योंकि एक तो ये जितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है, प्लस फिर जो एक ए बिजनेस कर रहा है उसको इस बी बिजनेस की कितनी समझ है, या फिर जो बाकी और जो भी नुआंसेस हैं छोटे मोटे जो भी गड़बड़ है या जो उनकी समझ से परे की चीज़ है, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ में जो ब्रिज बनने वाली बात है वो ब्रिज कौन हो सकता है, और कैसे इसको और ज़्यादा हम एडवांसमेंट की तरफ और कैसे ज़्यादा एक फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ लेकर जा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ब्रिज का सवाल है, वो ब्रिज ऑलरेडी एस्टेब्लिश होने शुरू हो गए हैं जी। सवाल ये है कि क्या सिर्फ डीपीएसयूज काम करेंगे? नहीं। क्या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करेगा? नहीं। हम तो एक ऐसी इंटीग्रेटेड अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें। जैसे मैं आपको एलसीए की मिसाल देता हूँ जी। एलसीए में एचएएल का रोल एक इंटीग्रेटर का रोल होगा, लेकिन जहाँ तक टायर 2 और टायर 3 सप्लाईज का सवाल है, करीब 300 से ज़्यादा वेंडर डेवलप हुए हैं जो कि सब सिस्टम्स और असेंबलीज एचएएल को प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह की अप्रोच हमने सुखोई 30 के मैन्युफैक्चरिंग में ली। आज नासिक में 700 से ज़्यादा स्मॉल इंसिलरीज हैं और प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो कि Su-30 के स्पेयर्स सप्लाई करते हैं। तो आगे आने वाले समय में दोनों का रोल होगा और एक सा होगा, और एक दूसरे के बिना कोई भी सरवाइव नहीं करेगा, तो दोनों साथ में आएंगे। दूसरी चीज़, जहाँ तक डिफेंस एलोकेशंस का सवाल है और डिफेंस रिक्वायरमेंट का सवाल है, जैसे कि पांडे साहब ने बोला, R&D हमारा फोकस है, टेक्नोलॉजी हमारा फोकस है। इसलिए इस बार एरो इंडिया में कुछ थिंकर्स ये भी बात कर रहे थे कि हमें एक इंडियन डिफेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन बनानी चाहिए। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब इंडियन रेलवेज़ का बहुत ही ड्रास्टिक एक्सपेंशन हो रहा था और फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो ये तय पाया गया कि सिर्फ गवर्नमेंट के पैसे से काम नहीं चलेगा, हमें इसमें फाइनेंस कंपनीज लानी चाहिए। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का जन्म हुआ, जो बॉन्ड्स पे पैसा लेती है और पेमेंट्स करती है। तो इंडियन डिफेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन एक इसी तरह की बॉडी निकल के आएगी जो कि डिफेंस में एक्विजिशंस को फाइनेंस करेगी। अगर हम ये कर पाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग डिफेंस एलोकेशन और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इज़ देयर एनी ग्रीन सिग्नल फ्रॉम गवर्नमेंट साइड इस तरह की चीज़ों को? क्योंकि जैसे रेलवे का आपने उदाहरण दिया, रेलवेज टोटली अगर हम उसको देखें तो वो उस तरह की एंटिटी है, उससे तो हमारा जो आम एक हिंदुस्तानी है वो उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट इस्तेमाल करता है, पर ये डायरेक्ट इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। इस पे कोई हर्डल है या नहीं? देखिए, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, एरो इंडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे थिंकर्स, स्ट्रेटजिस्ट, टेक्नोलॉजी सारे इकट्ठे आके नई नई समस्याओं का नया नया सॉल्यूशन ढूंढते हैं। राइट। जैसे कि पांडे साहब ने एरो इंजन के बारे में बताया, यस इट इज़ ए प्रायोरिटी। उसके अलावा देखिए, देयर इज ए टर्म कॉल्ड एज सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन। होता यह है कि मिलिट्री में टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं और सिविल में उनका एप्लीकेशन होता है।
जैसे इंडियन सिविल एविएशन, हम लोग जो भी टेक्नोलॉजीज डिफेंस में यहाँ पे क्रिएट करेंगे उन सब का इस्तेमाल डायरेक्टली रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने में होगा। जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अगर हम इसी स्पीड से चले तो अगले 20 सालों तक हर हफ्ते 2 फॉरेन एयरक्राफ्ट इंडिया में इंडक्ट होंगे सिविल एविएशन में। तो ये सिचुएशन ज़्यादा समय तक तो नहीं चलेगी, तो हमें फाइनेंस ही चाहिए। तो इसलिए इस बार ये प्रपोजल आया कि हम लोग एक डिफेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन फ्लोट करें और फंड एलोकेशन फॉर डिफेंस बढ़ाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि डिफेंस एलोकेशन क्यों बढ़ाना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट इज़ वन थिंग, टेक्नोलॉजी इज़ अनदर थिंग। और एक और चीज़ जो हमें नहीं भूलनी है और आगे आने वाले टाइम में हमारे लिए मेजर चैलेंजेस होंगे। देखिए, हम बड़ी एक यूनिक पोजीशन में, जियोग्राफिकल पोजीशन में हैं कि हमारे पास करीब 15,200 किलोमीटर के तो लैंड बॉर्डर हैं जी, और 7,500 किलोमीटर की कोस्टल लाइन्स हैं। वी आर सराउंडेड बाई 9 countries and many of them are unstable, many of them are arrogant also। तो अगर हमें खुशहाली की तरफ बढ़ना है, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, तो हमें एक डिफेंस डिटरेंट तो अपने आप में क्रिएट करना होगा। बिल्कुल। तो इसके लिए आगे आने वाले टाइम में मैं सोचता हूँ कि डिफेंस एलोकेशंस और ज़्यादा बढ़ेंगे, हमारा रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पे काम होगा ताकि टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट दोनों चीज़ें बढ़ सकें और एक कॉन्फिडेंस आ सके ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ में कि यस, इफ़ इंडिया इज़ देयर देन वी आर ऑल्सो सेफ गार्डेड। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जी जी, ऑब्जेक्टिव्स तो इसमें अगर हम पांडे सर देखें तो काफ़ी सारे हैं। अचीवमेंट्स की भी थोड़ा मैं बात करना चाहती हूँ, प्लस क्योंकि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर CEO राउंड टेबल है और मीटिंग्स हैं और बहुत कुछ है वहाँ पर। तो उसमें से, और क्योंकि फिर हम टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी हम ऑब्वियसली हम डे बाय डे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, हम उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन जो क्लीशे अभी तक सिस्टम है, जो हमारे डिफेंस का जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको भी हम किसी तरीके से एडवांस करें, प्लस हम जो अदर एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं वो भी है। सो कॉम्प्लेक्स तो लगता है जब हम बात करते हैं, बट फिजिबल भी उतना ही होगा। शायद आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। देखिए, अब सही कह रही हैं कि अपडेशन ऑफ प्रेजेंट एसेट्स और मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ये दोनों ही हमारा उद्देश्य है और इस पर काफ़ी लंबे समय से हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने इसको जो है नेगलेक्ट किया हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पास रिसोर्सेज और जो रिक्वायरमेंट है फंड्स का, ये दोनों के बीच में एक तालमेल पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और हमें प्रायोरिटीज़ अपनी डिसाइड करनी होगी कि हम क्या प्लेटफॉर्म चाहते हैं और कब चाहते हैं, क्योंकि अगर ये इसमें इतना तेज़ी से जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उस पेस को आप नहीं मेंटेन करते हैं तो आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सब जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। तो ऐसे माहौल में देखिए, मैं 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने एरो इंजन का जिक्र किया, लेकिन जो ड्रोन हमारा एक क्षेत्र जिसमें कि हम ड्रोन हब भी बनने जा रहे हैं, अगले साल में, 5 सालों में हम ड्रोन हब होंगे, इंडिया ड्रोन हब बनेगा। तो ऐसे माहौल में क्या हमने वो वेयरविदॉल दिया है ड्रोन बनाने के लिए? जो रिक्वायरमेंट है अभी भी हमें बाहर से हेल्प लेनी पड़ रही है। तो हम कब आत्मनिर्भर होंगे और कब हम आत्मनिर्भरता हमारी भारत निर्भर होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम उसमें जो इंडियन इंडेक्स है वो 100% हम कब कर पाएंगे। ये है हमारी जो इस समय पूरी जो युद्ध है समय के साथ ये है। तो हम अगर चीन से ही प्रोडक्ट ला रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर हम भारत निर्भरता कब होगी, तो इस पर देखना होगा कि हम प्रोडक्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं और कब हम स्वावलंबी बन सकते हैं। इसके लिए हमें प्रोडक्ट बनाने होंगे। नंबर 1, डिजाइन के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ट्रांसफर ऑफ डिजाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने प्रोडक्ट बना दिया, अब प्रोडक्ट को जो कौन सर्टिफाई करेगा कि ये उपयुक्त है, कौन उनको टेस्ट करेगा, तो हमें एक टेस्टिंग बैच चाहिए होगा, एक सर्टिफिकेशन सिस्टम चाहिए होगा, ये वक्त के साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मैं कोई चीज़ जो है पहली बार इनका जिक्र कर रहा हूँ, ये चीज़ें जो है हमारे ऑलरेडी प्लान में है, रोड मैप में है, लेकिन उनको कैसे हासिल किया जाए। तो एरो इंडिया 2025 में इस पर भी जिक्र किया गया कि हम किस प्रकार से अपने चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, किसको उनको सपोर्ट करेंगे। ध्यान रहे कि जो आप हाईलाइट्स पूछ रहे थे, हाईलाइट्स में हमने कैट्स और अमका को प्रोटोटाइप तो हमने दिखाए। यशस जो कि हिंदुस्तान जेट ट्रेनर है, उसका जो है एडवांस हमने शेप किया और उसको जो है जनता के सामने रखा। साथ में अल्ट्रा लो PGM जिसे कहा जाता है कि प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, उनको हमने दिखाया।
विक्रम 5 युकाव जो ड्रोन्स हैं उनको हमने जो है प्रदर्शित किया। तो काफ़ी तेज़ी से जो है हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ें जो हैं वो सीमित हैं कुछ क्षेत्रों में, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो रिक्वायरमेंट है हमें सपोर्ट की, टेक्निकल सपोर्ट की, लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर में जो कर सकते हैं उनको ला जाएं। देखिए अब तक रहा है कि DRDO और HAL के अलावा डिफेंस सेक्टर में या एरोस्पेस प्रोडक्ट में केवल 2 ही एलिमेंट होते थे या बाहर से मंगाते थे हम। 70% हमारी चीज़ें बाहर से आती थी। तो अब हम जब एक्सपोर्ट करने लगे हैं, जैसा कि जिक्र हुआ कि हम लगभग 100 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो और 50,000 करोड़ तक का हमारा टारगेट है अगले 5 सालों में पहुंचने का। तो ये टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम रिक्वायर्ड हमको माहौल दें हमारे स्टार्टअप्स को, MSME को, जो हम टेस्टिंग ऑलरेडी हमारे पास HAL के पास और DRDO के पास और बाकी DPSU के पास जो भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाए। उसकी दिशा में बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाया जा रहा है। किस प्रकार से जो हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ कैसे यूज़ करें, इस पर हमको थोड़ा सा पॉलिसी चेंजेस देखने होंगे कि कहाँ पर हर्डल्स हैं, उनको एड्रेस करना होगा। तो शायद हम अपनी गति को बना सकेंगे। निश्चित रूप से देखिए ये होड़ है, रेस है कि कौन आगे निकलता है टेक्नोलॉजी में। जो टेक्नोलॉजी में आगे रहेगा वही विजेता होगा। और हमारे दोनों एडवर्सरी जिस प्रकार से कदम बढ़ा रहे हैं, तकनीकी में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। और हमको इस दिशा में अगर हमने जल्दी कदम नहीं उठाया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो 2 जिसका आपने जिक्र किया, HAL और DRDO से तो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन HAL से तो हम थोड़ा सा और समझ सकते हैं सर, थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में समझ सकते हैं। अलावा इसके कि डिफेंस एक्सपोर्ट जो है जिसका आपने बताया कि 40 गुना बढ़ा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो उसमें थोड़ा सा और मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा और हमको बताएं कि HAL है या DRDO, उसको अगर थोड़ा सा आप माइनस भी कर दें तो भी कैसे HAL एक तरीके से हेल्प आउट करता है कि जो प्रोजेक्ट्स को या फिर जो हमारा प्रोडक्शन है उसको या फिर एक्सपोर्ट है उसको, ताकि और प्लेयर्स के लिए भी एक तरह का ये स्थापित कर पाए, इस्टेब्लिशमेंट हो पाए कि बाकी प्लेयर्स भी आ सकते हैं एंड देयर इज़ अ रोड टू गो अहेड, उस पर वो जा सकते हैं एंड बेनिफिट भी है। HAL ने पहली चीज़ तो बीइंग ए नेशनल कंपनी, HAL इज़ द ओनली महारत्ना कंपनी इन डिफेंस सेक्टर इन इंडिया। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, एक तो जैसे मैंने आपसे बताया कि HAL अब धीरे धीरे, पहले जैसे एक टेंडेंसी थी कि सारे सिस्टम्स अपने आप डेवलप करता था, अपने आप मैन्युफैक्चर करता था, अब धीरे धीरे HAL प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स करके एक इंटीग्रेटर का रोल लेगा। और उसके लिए सिनर्जी विद द प्राइवेट सेक्टर, MOUs बहुत सारे साइन हुए हैं, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन बहुत सारे साइन हुए हैं। HAL की एक पॉलिसी है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस प्राइवेट इंडस्ट्री। उसके तहत HAL ये भी बताता है कि ये सब सिस्टम्स हैं जो हम चाहते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री डेवलप करे और डेवलप करेगी। देखो, प्राइवेट इंडस्ट्री, यस दे लव द कंट्री बट दे आल्सो नीड ए कंटिन्यूटी ऑफ ऑर्डर्स एंड प्रॉफिट्स। राइट। तो उनको एक एश्योरेंस दी जाती है कि भाई हम आपका ये प्रोडक्ट अगले 5 साल तक इस रेट पे लेंगे और कीपिंग इन व्यू द इन्फ्लेशन एंड अदर कॉस्ट इंक्रीज, इतना आपको एनुअल हम उसमें एस्केलेशन भी देंगे। एक तो ये, उसके अलावा HAL ये भी समझता है कि आगे आने वाला जो टाइम है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का होगा। तो इनफैक्ट HAL ने 1100 से ज़्यादा IPR फाइल किए और आज की डेट में सबसे ज़्यादा IPR डिफेंस इंडस्ट्री में वो HAL के पास हैं। नॉट ओनली दैट, इनिशियल टेक्नोलॉजीज़ तो आज की डेट में IITs में है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में है। तो HAL ने ये भी डिसाइड किया कि हम मेजर इंस्टीट्यूशंस में, जैसे हम लोग IIT रुड़की में गए स्टेल्थ मटेरियल्स के लिए, वहाँ पे एक चेयर एस्टेब्लिश की, IIT कानपुर में चेयर एस्टेब्लिश की रोटरी सिस्टम्स की, फिर IIT चेन्नई में एस्टेब्लिश किया। तो एक इंटरफेस बिटवीन एकेडेमिया एंड, देखिए ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि जो भी डिज़ाइनर्स बनाते हैं उनको एक सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली। तो हम ये बोलते हैं कि जो भी उनको ऑडिट करते हैं वो भले ही उनके जितने एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन फिर भी जो वो सवाल पूछते हैं उससे एटलीस्ट हमारे साइंटिस्ट भी दोबारा एक बार सोचते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो उस तरीके से R&D का सक्सेस रेट भी बढ़ता है जी। तो कुल मिला के मतलब HAL knows what will be HAL's role and HAL also knows कि सिर्फ HAL डोमिनेट करे ये संभव नहीं है।
देखिए प्राइवेट सेक्टर को हमें चांसेस देने होंगे। C295 टाटाज विल बी मैन्युफैक्चरिंग इन बड़ौदा, सिमिलरली अदर सिस्टम्स। तो जैसे जैसे धीरे धीरे एक प्रोडक्ट बेस बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बेस बढ़ेगा, वैसे ही वैसे मैं समझता हूँ कि एक इंटीग्रेशन बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ेगा जी। एक और चीज़ मीनाक्षी जी, जो देखिए 3 चीज़ें हैं, एक ट्रायंगल है डिफेंस फोर्सेस, हाँ, दूसरा है इनोवेशंस और तीसरा है टेक्नोलॉजी। राइट। ये तीनों में अगर तालमेल होगा सिर्फ तभी हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजीज और डिफेंस स्ट्रेंथ आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, तो हमारी डिफेंस फोर्सेस क्या करती हैं? हमारी डिफेंस फोर्सेस ने इंडिविजुअल सेमिनार्स किए, इंडिविजुअल लोगों से इंटरेक्ट किया और समझा कि इंडस्ट्री क्या क्या डेवलप कर रही है। उसके अलावा जैसे हमारी इंडियन आर्मी ने, उन्होंने करीब 300 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए, केस स्टेटमेंट इंडस्ट्री को दिए कि अगर आप इन केसेस पे डेवलप कर सको तो हमारे लिए अच्छा होगा। इनफैक्ट 600 से ज़्यादा स्टार्टअप अभी ऑनबोर्ड किए गए हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 40 कंपनियों को करीब 1500 करोड़ ऑर्डर की एश्योरेंस दी गई कि अगर आप हमारे लिए ये प्रोडक्ट बना सकते हो तो इसके हम रेडी बायर हैं। बिल्कुल, विच इज़ अ ग्रेट साइन। इट इज़ ए ग्रेट साइन। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, देखिए आजकल हम लोग एक नया टर्म निकल के आता है ट्रांसपेरेंट वारफेयर। जी। ट्रांसपेरेंट वारफेयर मीन्स दुश्मन को पता है कि मेरे पास क्या क्या एसेट है और कहाँ कहाँ है। इसी तरह से हमें भी थैंक्स टू सैटेलाइट एंड इमेजरीज हमें भी पता है कि उसके पास क्या क्या है और कहाँ कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आगे आने वाले टाइम में डिफेंस फोर्सेस को ये पता है कि अगर वो एक जगह पे 2-3 घंटे से ज़्यादा रह गए तो अपोनेंट को मौका मिलता है आके स्ट्राइक करने का। बिल्कुल। अच्छा, कुछ चेंजेस होंगे, जैसे अभी हम ये भी सोच रहे हैं कि 30% जो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे सोल्जर्स होंगे फ्रंट में, 30% अल्टीमेटली रोबोटिक्स आर्मी वहाँ पे होगी, अनमैन्ड ड्रोन्स होंगे, प्लस आल्सो जैसे कुछ लोग बात करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो हमारी इन्फेंट्रीज होंगी और उन लोगों की काबिलियत होगी बजाय कि वो किसी और एजेंसी पे डिपेंड करें, अपने अपने माइक्रो सैटेलाइट लॉन्च करें और आगे 10-15 किलोमीटर तक क्या है वो रियल टाइम में उसको देख बिल्कुल सकें। बिल्कुल। तो काफ़ी गुंजाइश है और हमें नज़र आ रहा है कि हम राइट ट्रैक पर हैं। बस एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपसे चाहती हूँ पांडे सर, क्योंकि हमने जैसे शुरुआत में ही बताया कि 15th एडिशन है, तो 14th की जो जर्नी है और जो एक हम ये कहें कि क्योंकि आपने उनको भी बहुत अच्छे से देखा होगा, जितना आपका लंबा अनुभव है, जितना आपने सर्व किया है वो भी आपने देखा होगा, तो हम एकदम राइट ट्रैक पर हैं और पिक्चर हम कह सकते हैं कि काफ़ी ब्राइट हम देख सकते हैं। देखिए निश्चित रूप से हम 15वें एडिशन तक पहुंचे हैं तो इस सफलता के कहानी पहुंचे हैं, क्योंकि सफलता के हमें जो हमें मिला मोटिवेशन हमारा उसी से मिला हमको, और हम और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जो क्षेत्र था, एरिया था, वो भी बढ़ाया गया। फुटफॉल हर एडिशन के साथ फुटफॉल बढ़ता गया। कभी किसी ज़माने में 2 लाख 3 लाख लोग थे, आज हम लगभग 8 लाख पहुँच रहे हैं। तो ये बताता है, और जिस प्रकार से आखिरी 2 दिनों में वहाँ भीड़ हुई है, अगर आप समाचार पत्रों में देखें तो बेंगलोर में ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया था। इसका मतलब कि आम आदमी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हमारी सेनाएं क्या कर रही हैं, आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं, और बाहरी जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और निश्चित रूप से अगले एरो इंडिया के आने से पहले हम उस जगह पहुंचे ताकि हम और बेहतरी से जो है अपना प्रदर्शन आगे कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। त्यागी सर आपका भी, पांडे सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम इज नॉट अलाउिंग मी फॉर एनीथिंग। आई एम श्योर हम फिर कभी बातचीत करेंगे, और क्योंकि इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है और एकदम ये न सिर्फ डिफेंस और फोर्सेस और उनसे जुड़ा हुआ है, बल्कि एक आम जो हिंदुस्तानी शहरी है वो भी चाहता है कि अपनी सेनाओं के बारे में, अपने शौर्य के बारे में वो और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। तो आज की हमारे इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल का पता भी हम आपको बता देते हैं, जहाँ तक आप अपनी राय भेज दीजिए DD-Urdu specials@gmail.com। इसी के साथ पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।